नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि इंस्पेक्टर अब्बास, जो कि अभी अपने उन्हीं ख्यालों में थे जब वो केवल 20-22 साल के थे, जब उनकी माँ ने उन्हें कहा था कि वो अपने इस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के मिशन के लिए एक बार राजमहल यानी कि पेरिस में जाकर एक बार धनंजय पीरामल से मिले। वो इस केस में उनकी हेल्प कर सकते हैं। वो अपने यहाँ पर इन्हीं ख्यालों में थे कि तभी उनके डोर का तभी दरवाजा नोक होता है। तो वो यहाँ पर अपनी बैल को बजाते हैं तो सामने से भूमिका और अर्जुन सिंह को देखकर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, क्या क्या हुआ? उन दोनों ने क्या अपना मुंह खोला? अब्बास की ये बात सुनते ही अब भूमिका नाम में अपना सिर हिलाती है और कहती है, लगता है हमें ब्लैक कैट के साथ कांटेक्ट करना चाहिए। ये दोनों बाप और बेटे अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं, लेकिन जब ब्लैक कैट यहाँ पर इनका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आएगी तो इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, क्योंकि आज तक ब्लैक कैट ने अच्छों का मुंह खोला है। तो ये किस खेत की मूली हैं? ये सुनते इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, अगर ब्लैक कैट के साथ कांटेक्ट करना है तो उसे तुरंत एक ईमेल करो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, जिससे कि वो जल्द से जल्द हमारी मदद के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि ये अभी ये भी नहीं पता है कि वो यहाँ पर हमारी हेल्प के लिए आएगी या नहीं। और वैसे भी इन दोनों का हमारे लिए मुंह खोलना बहुत ही ज़रूरी है। इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनते ही अर्जुन सिंह अब कहते हैं, मैं निखिल को इस काम को करने के लिए कह देता हूँ, क्योंकि निखिल इस काम को अच्छे से हैंडल कर सकता है। ये सुनते ही भूमिका कहती है, रहने दो अर्जुन, मैं उधर ही जा रही हूँ। मैं निखिल को खुद कह दूंगी। लेकिन हाँ सर, अभी मैं अपने घर जाना चाहूंगी। वो क्या है ना कि मेरे पापा का फोन बार बार आ रहा है, सो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। व्हाट कैन आई डू? इसलिए मुझे अब मेरे घर जाना ही होगा। भूमिका की इस बात पर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, हाँ भूमिका, आपको जाना चाहिए। और वैसे भी जहाँ तक मुझे पता है काफ़ी वक्त के से आप अपने घर नहीं गई हैं, इसलिए आज आपको अपने घर जाना चाहिए। आपकी अपनी भी एक फैमिली है। अब्बास की ये बात सुनते ही भूमिका उन्हें थैंक यू बोलकर अब वहाँ से चली जाती है। तो इसके बाद अब वो यहाँ पर सबसे पहले निखिल के पास जाती है। निखिल के पास जाकर अब भूमिका कहती है, क्या तुम मारवा हाउस चल रहे हो? तो अब यहाँ पर निखिल हाँ में अपना सिर हिलाता है। तो इधर भूमिका निखिल के साथ मारवा हाउस के लिए निकल जाती है। जब ये दोनों मारवा हाउस के लिए निकल रहे थे तो यहाँ पर भूमिका अब निखिल से ये भी कहती है कि तुम्हें ब्लैक कैट के अकाउंट पर एक ईमेल को सेंड करना होगा, ताकि वो कुणाल और कमल डोगरा इन दोनों का मुंह खुलवा सकें। भूमिका की इस बात को सुनकर अब निखिल कहता है, क्या उन दोनों ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया? तो उस बात पर अब भूमिका कहती है, नहीं, हमने काफ़ी कोशिशें की, लेकिन वो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ इधर मारवा हाउस में दो गाड़ियां अब यहाँ पर मारवा हाउस के अंदर अब इंटर करती हैं और गाड़ियों जैसे ही इन गाड़ियों का हॉर्न बजता है तो सभी लोग जो कि बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो सभी लोग हॉर्न को सुनकर जल्दी से एंट्रेंस पर आ जाते हैं। तो वो जैसे ही बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि पहली गाड़ी के अंदर से यहाँ पर हंसराज मारवा और पंकज मारवा निकलते हैं। इन दोनों को देखकर अब वो समझ जाते हैं कि जरूर धर्मराज मारवा भी ये इन्हीं के साथ आए हैं, इसलिए वो जल्दी से दूसरी गाड़ी की तरफ देखते हैं। जैसे उन सब का ध्यान दूसरी गाड़ी पर जाता है तो दूसरी गाड़ी से यहाँ पर एक तरफ से हंसराज मारवा निकल रहे थे, जिन्होंने ब्लैक कलर का एक सूट पहना हुआ था और बूट भी। उनकी पर्सनैलिटी सच में काफ़ी अट्रैक्टिंग लग रही थी। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी, लेकिन तेज आज भी पहले जैसा था, बिल्कुल क्लीन सेव में। उन्हें देखकर तो सभी बस उन्हें ही देख रहे थे।
काफ़ी सालों के बाद वो यहाँ पर धर्मराज मारवा को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। उनके आने के बाद अब यहाँ पर गाड़ी से अब बाहर निकलती है सुहासिनी मारवा, जिन्होंने आज अपनी मांग में सिंदूर भरा हुआ था और गले में आज जिन्होंने अपना एक बड़ा सा मंगलसूत्र पहना था और एक डायमंड सेट भी कैरी किया हुआ था। वो सच में आज अपने कपड़ों में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हालांकि धर्मराज मारवा की मौत के बाद वो हमेशा से ही सादे कपड़ों में रहती थी, लेकिन आज सुहासिनी मारवा सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उनके दोनों ही हाथों में चूड़ियां भरी हुई थी और उन्होंने यहाँ पर एक कांजीवरम सिल्क की कलर्ड साड़ी को कैरी किया हुआ था। उन्हें देखकर तो उनकी केयर टेकर लीला उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो सच में उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज वो कोई सपना देख रही हो, और इसलिए वो कभी अपनी आंखों को मसलती तो कभी उन्हें देखती। तो इधर जो हाल यहाँ पर उनकी जो हाल यहाँ पर लीला का था, सेम यही हाल बाकी सबका भी था। लेकिन अब वो सभी अब जैसे ही अंदर आते हैं तो अब यहाँ पर दरवाजे पर अब देविका आरती की एक थाली को लेकर खड़ी थी, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही देवराज मारवा के स्वागत की तैयारी हो चुकी थी। और अब वो सभी की आरती उतार कर थाली को अब यहाँ पर सर्वेंट को दे देती और देते हैं। और अब वो उस सर्वेंट को उस थाली को देने के बाद सबसे पहले धर्मराज मारवा के पाँव को छूती है। ऐसे ही एक एक करके अब सभी उनके पाँव को छूते हैं। इधर सभी को ऐसे करता हुआ देखकर अब सुहासिनी मारवा कहती है, अरे बच्चों, अंदर तो आने दो, या सब सारी की सारी फॉर्मेलिटीज यहाँ दरवाजे पर ही की जाएगी, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। ये सुनते ही अब सभी उन्हें अंदर आने के लिए रास्ता देते हैं, तो वो सभी अभी अंदर आ जाते हैं। धर्मराज मारवा और सुहासिनी मारवा को सेंटर में लाकर अब उनके सामने 2 वरमाला की थाली लेकर आते हैं। ये सब देखकर तो अब सुहासिनी मारवा कहती है, अरे ये इन सब की क्या जरूरत थी। अपनी माँ की ये बात सुनते ही अब पंकज मारवा कहते हैं, अरे माँ, जरूरत क्यों नहीं थी, इतने वक्त के बाद तो हमारी फैमिली एक हुई है। आज सारे फैमिली मेंबर साथ में हैं और जो लोग साथ नहीं हैं वो हमारी फैमिली नहीं है। वो यहाँ पर सीधे ही यहाँ पर अब रोहित और उसकी फैमिली को टोंट दे रहे थे। इधर ये सुनते ही अब धर्मराज मारवा पंकज मारवा को घूर घूर कर देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उनका ये टोंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो वहीं किसी को भी उनकी बात पसंद नहीं आई थी। यहाँ रेणुका भी ये सुनने के बाद कहती है, भैया यहाँ पर इस परिवार का हेड नहीं है और ना ही उसकी फैमिली है। रेणुका यहाँ पर हेड के नाम में रोहित मारवा का नाम ले रही थी और साथ में उसकी फैमिली का भी नाम ले रही थी। और अब वो साथ के साथ कहती है, और हाँ, भूमिका भी तो यहाँ पर नहीं है, तो इसका क्या मतलब समझें आपका। हाँ, वो सभी बच्चे इस परिवार का हिस्सा नहीं है क्या आप ये कहना चाहते हैं। वैसे आप अब भूल तो नहीं गए हैं ना कि रोहित का मारवा कंपनी में ना होने से उसका कोई लॉस नहीं है, जबकि अगर रोहित मारवा कंपनी में नहीं होगा तो लॉस उससे हमारी कंपनी का ही होगा। अरे इतने सालों से रोहित ने घर और कंपनी दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किया है, जो शायद आज तक कोई नहीं कर पाया। सॉरी अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो, लेकिन ये सच्चाई है जो सबके सामने है। वैसे आप दोनों को तो याद ही होगा, या मैं याद दिला दूं कि 6 साल पहले जब अनिका ने कंपनी को संभाला था तो आप दोनों ने कंपनी के अंदर क्या गुल खिलाया था। भूल गए हैं क्या आप वो दोनों। क्या वो बात मैं चाचा जी से कहूँ, क्योंकि पंकज ने जैसे ही ये बात कही थी तो रेणुका को उसकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और वो हालांकि वो भी कोई ऐसा ड्रामा नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ बात रोहित की फैमिली और भूमिका की थी, इसलिए वो ये सारी की सारी बातें कह देती हैं। यहाँ रेणुका ने ये कहा ही था कि तभी सभी के कानों में अब एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ गूंज उठती है। जब सभी इधर उधर देखने लगते हैं तो ये थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि धर्मराज मारवा ने अपने बेटे को ही मारा था। और वो अभी इस थप्पड़ को मारते हुए कहते हैं, धनंजय मेरा बड़ा बेटा है, अभी वो हमसे नाराज है, ये बात मैं जानता हूँ, और उसका नाराज होने का हक भी बनता है और गुस्से में भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मारवा परिवार से कोई ताल्लुकात नहीं है या उसकी फैमिली का यहाँ से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब एक बार उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा तो वो अपने माँ और पापा के पास सब ही आ जाएगा।
और ये तुम डिसाइड करने वाले कौन होते हो। और ये कहते हुए ही वो एक वरमाला को अपने हाथ में उठाते हैं। तो वहीं सुहासिनी मारवा भी है अब एक माला को उठा लेती है। इधर अब ये दोनों ही एक दूसरे के गले में भी वरमाला को पहना देते हैं। जैसे ही धर्मराज मारवा और सुहासिनी मारवा एक दूसरे को माला पहनाते हैं तो यहाँ पर पूरे के पूरे हॉल में सभी की तालियां बजने लगती हैं और सभी यहाँ पर तालियों को बजाते हुए उनके ऊपर अब फूलों की पंखड़ियों को डालने लगते हैं। जब यहाँ पर ये सब हो रहा था तभी वहाँ पर अब मिस्टर वरुण मारवा अब अपने चाचा जी से कहता है और मिस्टर आदित्य अब अपने चाचा जी से मुक्ता और मिस्टर आदित्य पारासर से मिलवाते हैं, जहाँ मुक्ता और सनी उनके पाँव को छूकर उनकी ब्लेसिंग लेते हैं। तो वहीं धर्मराज मारवा कहते हैं आज से ठीक 10 दिन के बाद सनी और मुक्ता की शादी होगी। अरे सच में मुझे नहीं पता था कि सच में बच्चे इतने बड़े हो चुके हैं, लेकिन अगर इनकी एंगेजमेंट हो गई है सॉरी मैंने वो मिस कर दिया, लेकिन अब मैं इस शादी को पूरी तरीके से एंजॉय करूँगा। इधर धर्मराज मारवा की ये बात सुनते ही जहाँ एक तरफ मिस्टर आदित्य पाराशर के चेहरे पर खुशी थी क्योंकि वो बस इसी पल का इंतजार कर रहे थे। हालांकि क्योंकि मुक्ता चाहती थी कि जब तक रोहित मारवा की याददाश्त वापस नहीं आ जाती तब तक सनी और मुक्ता शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन इसी वजह से अब तक मिस्टर आदित्य चुप थे, लेकिन ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो वहीं बस इतने कम दिन में सब कुछ कैसे मैनेज होगा वो भी यही सब सोच ही रहे थे। उनकी टेंशन को समझकर अब उन्हें थोड़ा सा खुश और टेंशन में देखकर अब वरुण मारवा कहते हैं आदित्य जी आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। भले ही समय कम है लेकिन जब हम सब मिलकर तैयारियां करेंगे तो वो इम्पॉसिबल नहीं है। इवन आपको तो अभी खुश होना चाहिए। अरे जो शादी उस समय टल गई थी अब वो फाइनली होने जा रही हैं। ये सब सुनकर तो अब सनी कहता है दादाजी 1 मिनट, मैं आपको पहले ही बता दूं मैं रोहित भैया और भाभी के बिना ये शादी नहीं करूँगा। सॉरी अगर आपको इसके लिए बुरा लगे, लेकिन मेरे भैया और भाभी की अहमियत मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनके बिना तो ये शादी पॉसिबल ही नहीं होगी। सनी की ये बात सुनते ही अब धर्मराज मारवा अब अपने मन में ही कहते हैं रोहित के बारे में जानने के लिए ही तो ये शादी की अनाउंसमेंट की है ना। अरे इसी बहाने धनंजय और उसका परिवार यहाँ मारवा हाउस में होगा और मेरे लिए इससे अच्छा मौका कोई हो ही नहीं सकता है। यहाँ धर्मराज मारवा इधर अपनी ही सोच में थे क्योंकि वो मारवा हाउस के बीच में अभी भी अपनी प्लानिंग के साथ ही आए थे। ऐसा नहीं था कि वो भी इतना सब कुछ होने के बाद बदल गए थे। वो जब यहाँ पर अपनी सोच में थे तभी उसके कानों में अब सुहासिनी मारवा की आवाज़ आती है जो कि कहती है अच्छा सुनिए चलिए ना सभी साथ में डिनर करते हैं क्योंकि मुझे बहुत ही भूख लगी है। सुहासिनी मारवा की ये बात सुनते ही अब धर्मराज मारवा भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और वो सभी मिलकर अब यहाँ पर डिनर एंजॉय करने लगते हैं। एक तरफ जहाँ पर मल्होत्रा हाउस में सभी आज इकट्ठे होकर डिनर टेबल पर बैठे हुए थे तो वहीं मल्होत्रा हाउस के एंट्रेंस पर यहाँ पर भी अब एक गाड़ी आकर रुकती है। इधर जैसे ही हॉर्न की आवाज़ मल्होत्रा परिवार के लोगों के कानों में जाती है तो सभी गेट पर आ जाते हैं। सबसे पहले गाड़ी में से अंजलि मामी बाहर आती है। अंजलि मामी को वहाँ पर देखकर तो श्वेता और क्रिश के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। एक काफ़ी लंबे समय के बाद वो यहाँ पर आज अपनी माँ को अपनी आंखों से देख रहे थे और वो दोनों अपने आप को नहीं रोक पाते और वो दोनों जैसे वो आज भी छोटे बच्चे हों ऐसे भागकर अपनी माँ के पास जाते हैं और उन्हें जोर का हक कर लेते हैं। अंजलि मल्होत्रा को हक करते हुए वो कहते हैं माँ व्हाट अ प्रेजेंट ऑफ सरप्राइज, सच में हमने नहीं सोचा था कि आज आप भी आ रही हैं। इस बात पर अब अंजलि मामी कहती हैं मम्मी जी और पापा जी का वेलकम जो करना था तो मुझे तो यहाँ पर आना ही था ना, भला मेरे बिना ये वेलकम कैसे हो जाता। और ये कहते हुए ही अंजलि मल्होत्रा जब सामने देखती हैं तो उन्हें लक्ष्य जी की माँ दिखाई देती हैं जो अपने हाथों को जोड़कर उन्हें नमस्ते कहती हैं और यहाँ आकर बच्चों की हेल्प करने के लिए अब यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा उन्हें थैंक यू भी कहती है।
अंजलि की ये बात सुनते ही अब लक्ष्य की माँ भी कहती है अब हम एक परिवार हैं और एक दूसरे के सुख और दुख में साथ देना हमारा फर्ज बनता है। तो इसलिए अब रिश्तों के बीच में ये थैंक यू शब्द अच्छा नहीं लगता। इसलिए ये सब छोड़िए और चलो अभी हम तैयारियां करते हैं। इधर एक एक करके सभी यहाँ पर गाड़ी से बाहर आने लगते हैं। इधर अपने सामने लक्ष्य को देखकर उसकी माँ और श्वेता उन दोनों की ही आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने लक्ष्य के बारे में जो खबर सुनी थी कि लक्ष्य अब नहीं रहा, लेकिन आज उसको सामने देखकर वो दोनों सच में खुश तो बहुत थी, लेकिन हाँ आज वो इमोशनल भी बहुत थी। तो वहीं अंजलि मामी अब अपने सास ससुर की आरती उतारती है और उन्हें अंदर आने के लिए कहती है, क्योंकि यशवंत मल्होत्रा और पार्वती ये दोनों एक साथ ही दरवाजे पर खड़े थे। जब यहाँ पर ये सारा का सारा वहाँ पर काम हो जाता है तो सब अभी अंदर आ जाते हैं। तो इधर अब लक्ष्य की माँ कहती है मैं सर्वेंट से खाना लगवाने के लिए कह देती हूँ, सभी मिलकर खाना खाते हैं। और लक्ष्य फिर हमें भी तो सन्याल हाउस जाना है ना। अरे कितना समय हो गया है तुम्हारे बिना, सच में सन्याल हाउस बिल्कुल खाली खाली है। अपनी माँ की इधर ये बात सुनते ही अब जहाँ लक्ष्य जी हाँ में अपना सिर हिलाते हैं तो इधर यशवंत मल्होत्रा कहते हैं पहले सभी एक दूसरे से बातें करते हैं। ये सुनते ही लक्ष्य की माँ कहती हैं अंकल वो मेरे ख्याल से आपको अभी आराम करना चाहिए। बातें तो देखो बाद में भी होती रहेंगी, क्योंकि आप एक काफ़ी लंबे समय के बाद अपने घर में आए हैं। और हाँ बेटा श्वेता, आपकी माँ भी काफ़ी वक्त के बाद यहाँ पर आई है। तो देखो मैं भी आपको कुछ नहीं कह रही, आप चाहे तो यहाँ पर रुक सकती हैं, मुझे कोई भी ऐतराज़ नहीं है। आप चाहे तो कल मॉर्निंग में आ सकते हैं या फिर लक्ष्य आपको लेने के लिए आ जाएंगे। अपनी सासू माँ की ये बात सुनकर अब श्वेता कहती है मुझे भी आप दोनों के साथ जाना है, मैं फिर बाद में यहाँ पर आ जाऊंगी। श्वेता की ये बात सुनते ही वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि श्वेता भी तो लक्ष्य से काफ़ी दिनों तक दूर रही थी, इसलिए वो भी वहाँ पर अपने ससुराल जाना चाहती थी। तो वहीं अब इन सब की स्माइल के साथ श्वेता को शर्म आ जाती है और शर्म की वजह से वो किसी से भी अपनी नज़रें तक नहीं मिला पा रही थी। इधर ये सब देखकर अब नानी माँ कहती है स्वाति और अनिका की बड़ी याद आ रही है, अगर और साथ के साथ बच्चों की भी। काश आज इतने खूबसूरत मोमेंट पर वो सब भी यहाँ पर होते। इधर अब वो नानी माँ की ये बात सुनते ही अब करिश्मा कहती है हाँ मुझे भी सच कहूँ तो आर्यन की बहुत ही याद आ रही है। इस बात पर अब यहाँ पर किशन मामा कहते हैं मुझे पता है बेटा आपको आर्यन की याद क्यों आ रही है, एनीवे अब चलिए खाना खाते हैं। इधर ये सुनते ही अब करिश्मा कहती है मैंने नाना जी और जीजू के लिए एक बुके बनाया है। करिश्मा की ये बात सुनते ही अब वो सभी अब करिश्मा की तरफ देखने लगते हैं। तो अब करिश्मा भी जल्दी से अब यहाँ पर जो बुके उसने पहले से ही तैयार किए थे वो जल्दी से उन दोनों ही बुके को अपने हाथ में लेकर आती है। और सबसे पहले वो यहाँ पर अपने हाथ में लिए हुए एक बुके को यशवंत मल्होत्रा को दे देती हैं और दूसरे बुके को वो यहाँ पर लक्ष्य को देते हुए कहती है ये आपके लिए। इधर उसकी इस बात पर अब सभी करिश्मा की तारीफ करते हैं और साथ में मिलकर अब मल्होत्रा हाउस में भी सभी अपना डिनर एंजॉय करने लगते हैं। सेम यहाँ पर मल्होत्रा हाउस में भी आज खुशियाँ थी। तो इधर गुलेरिया हाउस में भी रौनक कोई कम नहीं थी। गुलेरिया हाउस में यह सब इधर उधर कूद रहा था, उसे ऐसे देखकर अब ओमकार कहता है अरे ओए बंदर रुक जा, ये क्या तू बंदरों की तरह कूद रहा है, ये गुलेरिया हाउस है, कोई जंगल नहीं है तुम्हारा जो तुम ऐसे कूद रहे हो। अपने चाचू की ये बात सुनते ही अब यश कहता है ओहो ओमकार चाचू, आज मैं बता नहीं सकता कि आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे आज मेरे डैड के दादाजी आने वाले हैं। आप अब जैसे डैड डांट लगाते हैं अब उनको भी डांट लगाने वाला कोई होगा। सच में ये सब सोच कर तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि कब वो यहाँ पर आएंगे और मैं डैड की सारी शिकायतें उन्हें लगाऊंगा। अब जब तो और सच कहूँ तो मुझे ये सब देखकर बहुत ही मज़ा आने वाला है। इधर यश की इन बातों को इग्नोर करते हुए अब यहाँ पर सरवन गुलेरिया कहते हैं बेटा ओमकार
प्रीति कहाँ पर है? अरे आज आज हमारे परिवार के लिए इतना अच्छा दिन है, तो आज प्रीति को भी तो यहाँ पर होना चाहिए था ना। अब उसकी ये बात सुनते ही अब ओमकार कहता है, पापा आप प्रीति के बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैंने प्रीति को पहले ही इसके बारे में बता दिया था। हाँ वो बस आती ही होगी, क्योंकि प्रीति को अच्छी तरह से पता है कि उसे रिश्तों को कैसे निभाना है। इधर ये सुनते ही यहाँ पर शकुंतला कहती है, वो तो होने वाली बहू है, लेकिन अब तक ये श्रेया और राजलक्ष्मी क्यों नहीं आई हैं? क्योंकि ये तो इसी घर की बहू बन चुकी है ना, अब तक तो उन्हें यहाँ पर आ जाना चाहिए था। अरे भला यहाँ पर कौन कैसे क्या करेगा? ये सुनते ही अब ओमकार कुछ कहने ही वाला था कि तभी उनके कानों में अब एक हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। तो जैसे ही ये हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है तो सभी एंट्रेंस के पास आ जाते हैं और सबकी नज़र सामने से आ रहे 3 लोगों पर जाती है। जैसे ही शारदा की नज़र यहाँ पर देवराज गुलेरिया पर जाती है तो उन्हें देखकर तो उसकी आंखों में फिर से वो मंजर आ जाता है जब राजलक्ष्मी ने अनजाने में ही देवराज गुलेरिया को उस कमरे से आज़ाद करवा दिया था। और वो जैसे ही देवराज गुलेरिया उस समय आज़ाद हुए थे तो वो भूखे शेर की तरह शारदा को मारने के लिए उन्होंने उसका गला दबा दिया था। शारदा इस वक्त सिर्फ करण गुलेरिया के साथ ही बात करना चाहती थी, क्योंकि उसे भी अभी यही डर था। भले ही यहाँ पर गुलेरिया परिवार में सभी के चेहरों पर काफ़ी खुशी नजर आ रही थी, लेकिन शारदा को अंदर ही अंदर काफ़ी घुटन सी महसूस हो रही थी। देवराज गुलेरिया को यहाँ देखकर आज उसे बड़ा ही डर भी लग रहा था, इसलिए वो इसके बारे में करण गुलेरिया से बात करना चाहती थी। इधर जैसे ही देवराज गुलेरिया अब अपने घर के अंदर आते हैं तो यहाँ आने के बाद अब राजीव कहता है, वेलकम पापा। और ये कहते हुए ही अब राजीव अब अपने मन में कहते हैं, इस घर को मैं आपके लिए एक हेल बना दूंगा, एक नरक बना दूंगा, एक ऐसा नरक जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपने जो भी मेरी माँ के साथ किया था अब आपके साथ इस घर में वही सब होगा। अब एक बार इतिहास फिर से वही दोहराया जाएगा, लेकिन इस बार वो नरक झेलने के लिए मेरी माँ नहीं बल्कि आप होंगे। आलिशा ने आपको सिर्फ उतनी सजा दी है जो कि उसकी नानी माँ के साथ आपने किया था। अब जरा सोचिए कि जब अनिका और आलिशा को ये पता चलेगा कि आप उनकी दादी माँ के साथ आपने क्या क्या किया है तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो दोनों आपको जान से मार देंगी। और मुझे भी बस अभी सी चीज़ का इंतज़ार रहेगा। इधर राजीव को अपने ख्यालों में ही कहीं खोया हुआ देखकर अब देवराज गुलेरिया राजीव की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या हुआ है बेटा राजीव, तुम कहाँ खो गए हो? देवराज की इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहता है, कुछ नहीं पापा, बस थोड़ी सी थकान है। वो क्या है ना कि काफ़ी लंबे समय से रेस्ट नहीं किया है, बस इसीलिए। इधर एक दूसरे से बातें करते हुए ही वो सभी यहाँ पर हॉल के अंदर आ जाते हैं। तो वहीं अब देवराज गुलेरिया अब अपने गुस्से भरी नज़र से बस अभी भी शारदा को ही देख रहे थे, क्योंकि शारदा को देखकर अब उसे फिर से वही चीज़ें याद आ जाती हैं कि किस तरह से शारदा ने करण के साथ मिलकर उसे उसी के घर में ही बंधक बनवा कर रखा था। इसलिए शारदा को देखकर वो अब अपने मन में आ रहे गुस्से को हालांकि उन्होंने कैसे दबाया हुआ था ये बात तो सिर्फ वो ही जानते थे। अगर आज यहाँ पर सब कुछ सबके सामने उसे अपने एक अच्छेपन का नकाब नहीं पहना हुआ था तो वो भी के भी शारदा को यहीं पर ही मार देते, लेकिन क्योंकि इस नकाब की वजह से वो यहाँ पर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं, इस वक्त वो ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहते थे जिससे कि उनका बना बनाया पूरा का पूरा खेल बिगड़ जाए। क्योंकि जहाँ यहाँ पर गुलेरिया हाउस में वापस वो यहाँ पर एक मकसद से आए थे और वो मकसद को जब तक पूरा नहीं कर लेते तब तक वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते थे। इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए ही वो सभी के साथ मिलकर अब अपना मील एंजॉय करने लगते हैं। तो इधर दूसरी तरफ साउथ दिल्ली में भी यशोदा अपार्टमेंट के बने एक फ्लैट के दरवाजे को जैसे ही नताशा खोलती है तो पूरा घर यहाँ पर साफ और सुथरा दिखाई दे रहा था। इसलिए वो यहाँ पर यशपाल अग्रवाल को अंदर लाते हुए ही कहती है, पापा संभल कर आइए। और ये कहने के बाद अब वो उन्हें एक सोफे पर बैठने के लिए कहती है और साथ के साथ जैसे ही यहाँ पर यशपाल अग्रवाल भी सोफे पर बैठ जाते हैं तो अब यहाँ पर नताशा कहती है, पापा मैं आपके लिए तब तक कुछ बना देती हूँ, दलिया या फिर
पतली सी खिचड़ी बना दूं। क्या क्या खाना चाहेंगे आप? नताशा की ये बात सुनते ही यशपाल अग्रवाल कहते हैं, बेटा आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ, और वैसे भी इस वक्त मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। ये सुनते ही अब नताशा कहती है, देखिए आपको मेडिसिन भी लेनी है तो मैं तो आपको खाली पेट सोने तो नहीं दूंगी, क्योंकि बिना खाने के आप मेडिसिन ले नहीं पाएंगे। इसलिए मैं जल्दी से आपके लिए कुछ हल्का फुल्का सा बना देती हूँ, लेकिन हाँ उससे पहले मैं एक बार फ्रेश होकर आती हूँ। और हाँ पापा, मैं आपका बैग अनपैक कर दूँ? ये सुनते ही यशपाल अग्रवाल कहते हैं, नहीं अभी नहीं बेटा, मैं बाद में कर लूँगा, तुम इसकी चिंता मत करो, तब तक आप फ्रेश हो जाओ। ये सुनते ही नताशा भी अब अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। अपने रूम में जाकर वो कबर्ड से अपने कपड़ों को निकालकर सीधा ही शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। और यहाँ इधर जैसे ही नताशा यहाँ से जाती है तो यशपाल अग्रवाल अब अपनी सोच में थे कि कैसे उन्होंने अपनी बहन को के उस शराबी पति को उसकी शराब के लिए मुंह मांगी कीमत दी थी, और बदले में उसे अनंता को टॉर्चर करना था, क्योंकि जब अनंता ने यहाँ पर एक आदमी से शादी की थी तो उसने उसके शराबी बनाने में सिर्फ यशपाल का ही हाथ था। वो शराबी आदमी जितना टॉर्चर करता था वो सब कुछ यहाँ पर यशपाल अग्रवाल का ही प्लान था। उसे अनंता को टॉर्चर करना था, और इतना टॉर्चर कि वो अपनी बेटी के साथ अपनी जान दे दे, क्योंकि यशपाल बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि यहाँ पर उसका कोई भी वंशज आगे बढ़े। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उल्टा वो शराबी मारा गया, और उसे मारना वाला वो किंग ही थे। अरे वो किंग इतने सालों तक मैंने अपनी बहन की नज़र में अपनी कितनी अच्छी फेक इमेज क्रिएट की थी। अरे हर बार उस शराबी से अनंता को मैं बचाने के लिए वहाँ पर आता था, और वो किंग बस एक बार आकर हीरो बन गया। एक मिनट गई, वो किंग अपनी बेटी को अपने साथ तो नहीं ले गया, कहाँ छुपा कर रख सकता है वो अपनी उस बेटी को। वो खुद तो मारा गया, लेकिन उसकी बेटी मेरे गले की एक हड्डी बन गई है। वैसे अब जिस हड्डी को ना तो मैं निकाल पा रहा हूँ और ना ही निगल पा रहा हूँ, वैसे अनंता का तो वो स्टेप्सन कहाँ है? मेरे कानों में खबर तो आई थी कि आयशा ने अपने भाई और भाभी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा। जहाँ एक तरफ यशपाल अग्रवाल अपनी ही सोच में थे, क्योंकि उन्हें बस किसी भी तरह से अनंता की उस औलाद तक जाना था जो उसकी मौत की वजह बन सकता था। वो अभी भी यहीं थे, तो वहीं दूसरी तरफ भीमेश्वरी गांव में अनंता इधर रिया के बालों में अभी तेल लगा रही थी, और साथ के साथ वो उसे यहाँ पर एक हल्की सी हेड मसाज भी दे रही थी। तो यहाँ पर अब रिया मसाज करवाते हुए कहती है, वाह आप तो मेरी दादी माँ की तरह मुझे हेड मसाज दे रही हैं। वैसे क्या आप मम्मा को सिखा देंगी? ये सुनते ही अवंतिका कहती है, क्यों मम्मा को हेड मसाज करना नहीं आता है क्या? अवंतिका की इस बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर रिया बेबाक तरीके से सीधे ही कहते हैं, अरे नहीं मम्मा को हेड मसाज की क्या जरूरत है, क्योंकि डैड तो खुद मम्मा के बालों में मसाज देते हैं। इधर रिया ने जैसे ही ये बात कही तो रिया की ये बात सुनकर तो अवंतिका के हाथ मानो रिया के बालों में ही एकदम से रुक से जाते हैं, और अब वो कहती है, क्या आपकी मम्मा किंग से अब ये सारे काम करवाती हैं? अब यहाँ पर अवंतिका की ये बात सुनते ही रिया जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी ब्यूटीफुल लेडी इधर अपनी ही एक गहरी सोच में थी, क्योंकि रिया की ये बात सुनने के बाद उन्हें बहुत ही अजीब लगता है। इधर उन्हें अपनी सोच में खोया हुआ देखकर अब रिया कहती हैं, आपको क्या हुआ है? आप ऐसे रिएक्शन क्यों देती हैं? अरे किंग मेरे डैड हैं, होंगे वो किंग दुनिया के लिए, लेकिन सबसे पहले वो मेरे डैड हैं, और उन्हें मम्मा के लिए ये सब करना खुद ही अच्छा लगता है। रिया की ये बात सुनते ही अवंतिका कहती है, देखो मैं मानती हूँ कि वो आपकी मम्मा के हस्बैंड हैं, लेकिन साथ में किंग भी तो हैं, जिनके आगे तो अंडरवर्ल्ड के डॉन भी थर कांपते हैं। वो किंग आपकी मम्मा के आगे झुकते हैं, ये बात मुझे बड़ी ही अजीब लगती है। और ये कहते हुए ही अवंतिका अब रिया के बालों में अब
कॉम करने लगती है और साथ के साथ अब यहाँ पर एक उसकी ढीली सी चोटी भी बनाने लगती है। इधर अवंतिका की बातें अब रिया को कंफ्यूज कर रही थी। वो कुछ देर तक तो अब रिया भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर उनकी ये ब्यूटीफुल लेडी ये सब क्यों कह रही है। कुछ देर सोचने के बाद अब कहती है, आप कौन हैं? इधर रिया के सवाल पर अब रानी अवंतिका हैरानी से बस उसे ही देखते हुए कहती है, हम आपकी बात को समझे नहीं। यहाँ रिया अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, मेरा मतलब है कि आप शायद मेरी नानी माँ नहीं, बड़ी दादी माँ की एज की हो शायद। ये कहते हुए ही रिया अब खामोश हो जाती है। इधर उसकी बात को सुनकर अब रानी अवंतिका कहती है, अपनी बात को आगे बढ़ाइए रिया, आप कहना क्या चाहती हैं? इस बात पर अब रिया कहती हैं, आप मेरे डैड को इतनी रिस्पेक्ट क्यों देती हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप मेरी बड़ी दादी माँ की एज की हैं तो, और मेरे डैड तो एज में बहुत ही छोटे हैं, फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ये सुनते ही अब अवंतिका कहती है, हम रिया के डैड को नहीं बल्कि हम किंग को रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि आपके डैड एक किंग हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपकी आलिशा मासी देती हैं, क्योंकि आपकी आलिशा मासी राजमहल की रानी है, तो बस वैसे ही हम भी आपके डैड को रिस्पेक्ट देते हैं। ये सुनते ही रिया कहती है, मैं आपकी बात को समझी नहीं कि आप क्या कहना चाहती हैं।